नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं कुछ बेसिक्स जो आपके स्टूडेंट्स की डिमांड जो थी कि सर सेल बायोलॉजी या जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके कुछ चैप्टर्स हमारे को समझ में नहीं आ रहे। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कुछ सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्पेशल जो क्वेश्चंस बनते हैं या कुछ क्यूज़ जो है आपके उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो सेल है वो अपन एग्रीकल्चर में अपन देखें तो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एनिमल सेल्स हैं वो नहीं आते हैं। तो यहाँ अपन जनरली अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर में कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो सेल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जो सेल बायोलॉजी है या जो प्लांट ब्रीडिंग है, तो ये समझने से पहले सबसे पहले आपको जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या क्या वर्क होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है। देखिए अपन बात करें सेल, अगर आपको सही तरीके से समझ में आती है तो जो ब्रीडिंग है वो चैप्टर भी समझ में आ जाएंगे। साथ ही अपन बात करें जो प्लांट फिजियोलॉजी है, यानी कि जो प्लांट्स में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं या प्लांट के जो फंक्शंस हैं वो किस प्रकार फॉलो होते हैं, तो वो सारी अपन चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल की। सेल का अगर अपन बात करें तो जो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो उसकी जो स्ट्रक्चरल या बेसिक यूनिट होती है वो होती है आपके सेल्स। दूसरी चीज़ अपन बात करें जो प्लांट सेल होती है या कोई भी जो जीव होता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो कई प्रकार की सेल्स हैं उनसे मिलके उसका जो बॉडी है वो बना होता है। अब अपन देखते हैं कि जो एनिमल सेल्स होता है वो प्लांट सेल्स जो होती है उससे डिफरेंट होता है। उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी अपन किसको बोलते हैं कि जिसमें अपन सेल का स्टडी करते हैं कि सेल जो है उसके फंक्शंस होते हैं वो किस प्रकार जो है वो फॉलो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें सीधा सा समझाने का जो मीन है वो ये है कि इसमें जो ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट हैं, देखिए आपको बेसिक्स पता है और इस डायग्राम के माध्यम से मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सेल जो ऑर्गेनेल्स हैं या सेल की स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार होती है, और साथ ही यहाँ अपन डायरेक्ट सेल के जो फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। क्योंकि आपको जो प्री पीजी का एग्ज़ाम हो या IBPS SO का जो एग्ज़ाम हो उसमें बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाती है, उससे जो सेल के जो फंक्शंस हैं इसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे, साथ ही डिस्कवरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें अपन माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, RNA है, DNA है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ आपको ये डायग्राम दिख रहा है प्लांट सेल का, और प्लांट सेल इसलिए ली है कि अपन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। तो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, जबकि अपन बात करें प्लांट सेल में तो प्लांट सेल में एनिमल जो सेल वॉल है वो पाई जाती है। अब देखिए सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। तो अपन बात करें तो इसका जो बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं वो होता है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इस प्रकार के। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है जो नॉन लिविंग मटेरियल होती है, जो सेल की स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर जो है शेप देने के काम में और जो बाहर के जो मैकेनिकल जो इंजरी है उससे प्रिवेंट करती है सेल को। दूसरी चीज़ अपन बात करें सेल जो होता है उसमें कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखिए लास्ट ईयर आपके प्री पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्वेश्चन आया, पावर हाउस, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो होती है, और रेस्पिरेशन सेंस क्या होता है कि एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, ये है आपका न्यूक्लियोलस जो है वो किस प्रकार इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो RNA है उसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। अब अपन बात करें RNA जो है बेसिकली जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन बात करें mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो अपन बात करें जो RNA का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में होता है,
ठीक है। दूसरी चीज अपन बात करें, इनमें से सबसे मोस्ट अबंडेंट जो आरएनए होता है वो लगभग कितना होता है 80%, वो कौन सा होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसके बाद में दिख रहा है आपको यहाँ पे परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी में बात की थी कि जो C3 प्लांट्स होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस की जगह क्या होता है फोटो रेस्पायरेशन जो है प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इल्ड होती है वो एज कंपेयर टू C4 प्लांट कम होती है। तो ये इसकी साइट क्या है, ये फोटो रेस्पायरेशन जो होता है उसकी साइट क्या होता है आपका परऑक्सीसोम। तो इसको क्या बोलेंगे अपन साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। दूसरी चीज अपन बात करें, देखिए अपन बिल्कुल ये सीधा समझ रहे हैं इसको, इसमें अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ में क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। लाइसोसोम की अपन बात करें तो लाइसोसोम जो होते हैं उसमें कई प्रकार के जो डाइजेशन के लिए क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं, उसका सिक्रेशन होता है, और इनको अपन अगर फूड अवेलेबिलिटी नहीं है या कोई सेल है वो डैमेज हो चुकी है तो उसका भी क्या हो जाता है इसमें लाइसिस हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो इस कारण लाइसोसोम को क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्री पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में आता है आपका, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ये है आपकी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है, और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसकी सरफेस पे एक तो कंडीशन हो सकती है कि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम जिस पे प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे कि यहाँ पे अपन बात करें तो उसको तो क्या बोलते हैं अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसकी सरफेस पर आरएनए नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए अपन बात करें, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसका सिंथेसिस करती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसका करती है, ठीक है। तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है बेसिकली कौन करता है आपका आरएनए करता है, और उसमें अपन आरएनए को इसीलिए क्या बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये किस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका सिंथेसिस होता है, तो जहाँ पे राइबोसोम पाए जाएंगे वहाँ पे क्या होगा वो कैसी होगी स्मूथ नहीं होगी, रफ होगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो क्या काम करती है प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा अपन बात करें, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका सिंथेसिस करती है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे आरएनए नहीं पाया जाता है तो वहाँ पे जो सिंथेसिस होता है वो होता है वहाँ पे लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो लिक्विड पाया जाता है, जो आपके सेल है उसमें लिक्विड पाया जाता है, और किसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा, उसको क्या बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का क्या करता है एक सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि वो एक कंट्रोल पॉइंट अपन बोल सकते हैं, और सेल डिवीजन जो होता है एक सेल से दूसरी सेल जो बन रही है उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो होता है न्यूक्लियस का। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है। यहाँ अनकंट्रोल अगर सेल डिवीजन होता है तो उसके दो रिजल्ट्स होते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, एक में तो सेल के क्या होंगे नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन, नंबर ऑफ जो सेल है वो क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, किसके कारण अगर प्रॉपर न्यूक्लियस का क्या हो कंट्रोल नहीं होता है। तो एक में क्या होगा सेल के नंबर बढ़ रहे हैं और एक में क्या बढ़ेगी सेल की साइज, ठीक है। तो नंबर जो बढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, और साइज जो बढ़ेगी उसको क्या बोलते हैं, तो हाइपर जो ट्रॉफी है उसमें क्या होता है नंबर बढ़ते हैं, और हाइपोप्लासिया जो है उसमें क्या बढ़ते हैं आपके सेल की साइज, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अपन बात करें जो राइबोसोम है उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो हो रहा है। इसके बाद में अपन बात करें, देखिए यहां पे अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो क्या करती है सेल को एक प्रॉपर शेप देती है, और इसके कई प्रकार के मॉडल दिए गए हैं, जिसमें अपन बात करें फ्लैक्मोजिक्स जो मॉडल है, इसी प्रकार अपन बात करें वैक्यूल। देखिए वैक्यूल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल का, अगर अपन बात करें प्लांट सेल के केस में। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं अपन
सेल सेप, क्या बोलते हैं उसको, सेल सेप। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो वैक्यूल होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं अपन टोनोप्लास्ट। अब देखिए इसका क्या वर्क होता है कि इसमें अगर अपन बात करें जो लिक्विड और जो गैस है उसको क्या करते हैं, स्टोरेज ये सेल में हो सकता है। और इसकी जो साइज है वो क्या होती है, वो निश्चित नहीं होती है, ये कितने भी एक्सपेंड हो सकती है, कितना ही पास पास हो सकती है। अब देखिए अपन बात करें जो केम प्लांट होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि उनमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो दिन जो होता है, डे जो होता है, उसमें स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं। और अपन बात करें जब दिन में रंध्र बंद रहेंगे और रात को जब खुलेंगे, तो रात को खुलने से क्या होगा, उसमें CO2 तो हो जाएगी, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर अपन बात करें वहाँ पे रात के टाइम पे सनलाइट है वो नहीं अवेलेबल होगी, तो फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कब होती है। तो इसका आंसर क्या है कि जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है उसमें क्या होता है कि जो रंध्र जब खुलते हैं रात को, तो उस टाइम यहाँ से CO2 है वो यहाँ पे स्टोरेज हो जाती है। और जैसे ही डे टाइम होता है तो ये जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस के रूप में यूज़ होती है। तो इसका एक अलग ही रोल प्ले करती है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेल सेप बोलते हैं इसके लिक्विड को, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्री PG एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वैक्यूल जो होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें प्लास्टिड वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो असेंशियल जो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें अपन बात करें क्लोरोफिल होते हैं या और अदर पिगमेंट्स जो होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्वांटासोम जो है प्रेजेंट होते हैं, और यही क्वांटासोम होते हैं जो सन से आने वाली रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन से किस प्रकार की कन्वर्ट करके उसको एक प्रकार से एनर्जी ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है वो किसके कारण है प्लांट में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब अपन बात करें इसमें आपको डिटेल में अगर अपन बात करें तो दो टाइप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है, जिसमें डार्क रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन होती है। तो वो अपन प्लांट फिजियोलॉजी में देखने वाले हैं। इसके बारे में बात करें अपन प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, एक प्रकार के पोर होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो रिलेशन होता है, जो कोई भी चीज़ का ट्रांसफर जो होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बाद में बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन बोल सकते हैं, चाहे एनिमल्स की बात करें या फिर प्लांट सेल की बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रोलर पॉइंट होता है, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो इसी में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर अपन बात करें सेल में से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो आते हैं उनके ऑर्गेनेल्स जो है उनमें से आते हैं। जैसे अपन बात करें प्रोटीन फैक्ट्री या फिर स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें किसका प्रोडक्शन होता है, उसमें किसका सिंथेसिस होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की अपन बात करें तो इसमें, तो इस प्रकार आपको डिटेल में पढ़ना है कि जो सेल है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें जो प्लांट सेल होता है तो उसमें जो मिडिल लेमिला होती है, तो उसमें कौन से एलिमेंट जो है मिडिल लेमिला का निर्माण करता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो एलिमेंट्स होते हैं और उनके साथ क्या होता है, पैक्टिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टाइड की क्या बनी जाती है, आपकी मिडिल लेमिला बनी होती है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं सेल वॉल, जो सेलुलोज की बनी होती है, और ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए अपन बात करें, ये सेल अपन ने स्ट्रक्चर इसका पढ़ा। अब इसका बात करें तो सेल की जो थ्योरी है, देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि सेल जो है उसको किसने देखा, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, अदरवाइज आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही आप जो 11th-12th में ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर चुके होते हो। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप है, उन्होंने एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने बनाया, और उसके बाद में जो चीज़ देखी उसको सेल नाम नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, अपने एनिमलक्यूलस उसको नाम दिया। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें जो फर्दर स्टडीज़ हुई, जिसमें अपन बात करें जो आपका रॉबर्ट हुक जो था, उसने सबसे पहले जो है वो सेल कहा। ठीक है, उसने देखा कि किस प्रकार सेल की स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद में जो स्लाइडेन और स्वान है उन्होंने एक सेल थ्योरी दी, एक प्रकार की कि सेल ये होती है या सेल इससे बनी होती है। तो इस प्रकार का एक कुछ लाइंस उन्होंने दी,
और दूसरी अपन बात करें, जो रुडोल्फ विर्चोव है उसने भी कुछ कहा कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब होता है कि जो न्यू सेल्स जो बन रही है उसका जो निर्माण है, उसका जो फॉर्मेशन है वो पुरानी सेल से ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें बातें कही, तो इसको अपन बोलते हैं सेल थ्योरी, जिसमें अपन देखते हैं द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग थिंग्स। यानी कि जो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी जो बॉडी होती है, जिसमें शरीर में अपन बात करें तो उसकी जो फंक्शनल जो यूनिट होती है या स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। उसके बाद में बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल के भी बने हो सकते हैं और मल्टी सेल यानी कि मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर भी होते हैं। दूसरा अपन बात करें, जो सेल है वो सेलुलर डिवीजन के थ्रू क्या होता है कि न्यू सेल्स है वो बनाती है। इसके बाद में कुछ इसमें और चीज़ें हैं वो ऐड हुई, जिसमें अपन बात करें कि सेल जो होता है उसमें एक डीएनए होता है। क्या होता है, एक डीएनए होता है, वो क्या करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको, जो करेक्टरिस्टिक है, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक है, उनको एक पीढ़ी से, यानी कि सेल डिवीजन होगा तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो उसका भी क्या होता है, डिवीजन होता है, वो भी नई पीढ़ी में जाता है। तो पहला जो जीव है उससे सिमिलर ही जीव वो होता है कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ, क्योंकि उसमें जो डीएनए होता है वो पुरानी सेल का ही होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि जो सेल होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन है वो भी सेम होता है। ठीक है, और एनर्जी का जो फ्लो होता है उसके लिए अलग अलग की जो प्रोसेसेस हैं, फंडामेंटल जो प्रोसेस है वो कई प्रकार की होती है। तो ये अपन ने कुछ बेसिक देखा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि सेल बायोलॉजी में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें अपन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। तो सेल जो सबसे पहले देखा वो एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने था, लेकिन अगर अपन बात करें तो उसको उसने एनिमलक्यूलस नाम दिया था, नॉट सेल। ठीक है, सेल जो किसने दिया, रॉबर्ट हॉक ने। उसके बाद में बात करें सेल, द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर। देखिए अभी अपन ने बात की कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल से या कई प्रकार की सेल है उनसे मिलके बनी होती है। तो इस जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो नहीं करता है, वो होता है वायरस। वायरस जो है वो एक प्रकार का अपन कह सकते हैं कि नॉन लिविंग मटेरियल में आता है, यानी अपने आप में उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। जैसे ही अपन बात करें वो एनिमल सेल या प्लांट सेल के संपर्क में आता है तो जो डीएनए होता है, मैन डीएनए होता है जो उस जीव का, तो उस पर अपना जो है हुक्म चलाता है, अपना जो कंट्रोल उसको चलाता है। तो इसमें वायरस है, इसको फॉलो नहीं करता है। उसके बाद में बात करें द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स इज नोन एज। ये क्वेश्चन आपके प्री पीजी में पूछा गया है कि जो वैक्यूल होता है, जैसे अपने बात की थी कि जिसकी साइज है वो निश्चित नहीं होती है, वो कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती है। ठीक है, और अपन बात करें इसी वैक्यूल के कारण क्या होता है कि इसकी जो साइज है वो फिक्स नहीं होती है। तो इसी कारण क्या होता है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में ना होकर क्या होता है, साइड में होता है। ठीक है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल सेप बोलते हैं। 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में बात करें ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे अपन बात करें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा अपन बात करें जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो बेसिक डिफरेंस होता है तो वो किस बेसिस पे होता है, जो सेल वॉल है उसके प्रेजेंस और एब्सेंस से होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपन बात करें लाइसोसोम और नॉन एज सुसाइडल बैग्स। अभी मैंने बताया कि इसके लिए क्या होते हैं कि जो डाइजेस्टेबल जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और कोई जो सेल का पार्ट जो डेड है तो उसका भी डाइजेशन करने में हेल्प कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सुसाइडल बैग बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको सुसाइडल बैग है वो क्यों बोलते हैं। इसमें से क्या होता है, इसमें पैरासिटिक एक्टिविटी होती है या प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल होता है या हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है या कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो मिलके जो सेल के पार्ट है उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें ए सेल वॉल, ए सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड, यानी कि कोई अपन बात करें प्लांट सेल की और उसमें अगर अपन सेल वॉल हटा देते हैं, उसमें सेल वॉल जो है वो हटा देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट आप नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि इसको बोलते हैं वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं।
दूसरा अपन बात करें प्रोटोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो क्या बोलेंगे, इसको प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता है तारक काई जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका फंक्शन की अपन बात करें तो इसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, सिक्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें अपन बात करें प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कौन करता है, आपका राइबोसोम करता है। इसी प्रकार अपन बात करें जो सिक्रेशन का काम कर रहा है, एंजाइम सिक्रेशन का काम करता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पे अपन बात करें फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं, ठीक है, जो विभाजन होगा, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू, उसमें जो गुणसूत्र है उनको अलग अलग करने के लिए जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्या होता है आपका सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नॉन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म उसको बोलते हैं, और जो सेल में होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सारे कहाँ होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो का मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद में बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो अपन ने बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। रफ में क्या होते हैं, सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है ये अपन देखते हैं। पहला है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स लिपिड, ये बात सही है, क्योंकि रफ है वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, और जो स्मूथ है वो क्या बनाती है, लिपिड या क्या बनाती है, कोलेस्ट्रॉल बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल जो सेंटर है वो इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन बात करें जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, इसमें ही हो रहा है। तो कितनी प्रोटीन बनी है, कितना चाहिए प्रोटीन, तो एक कंट्रोल इस प्रकार का होता है। अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो सेल है वो आगे डेवलपमेंट उसमें नहीं होगा। इसके बाद में है इट इज़ पोसेस कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण इसमें होता है, ठीक है, तो अपन कह नहीं सकते कि होता है नहीं होता। इट इज़ मॉडिफाइज केमिकल दैट आर टॉक्सिक इन द सेल। तो इसमें ये तीन चीज़ें राइट हैं, इसमें फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ है वो, इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसी भी सेल में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनेल्स डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गन्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल द सेल्स। अपन ने बात की कि ऐसे सेल के पार्ट या सेल, ऐसी सेल जिसका आगे कोई यूज़ नहीं होने वाला है, तो उसको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो कौन सा सेल ऑर्गेनल्स करता है। तो अपन ये पढ़ चुके हैं कि लाइसोसोम है वो क्या होता है, एक प्रकार का जो अपन बोल सकते हैं क्लीनर बोल सकते हैं, कि कोई चीज़ अगर अपन यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको वहाँ से क्या होगा, डाइजेस्ट करके उसको हटा दें वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल शेप इज ए। तो सेल शेप जो होता है, अभी अपन ने बात की किसमें होता है, आपका जो वैक्यूल होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और उसके वर्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिविंग कंटेंट इन द सेल, नॉन लिविंग कंटेंट इन द वैक्यूल। तो नॉन लिविंग मटेरियल होता है किसमें प्रेजेंट होता है, वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल लैक। यानी कि अपन बात करें सेल का जो प्रेजेंस होता है उसके आधार पे, एक तो ऐसी सेल होती है जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। और ऐसे सेल, ऐसे जीव जिनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स है वेल डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि अपन बात करें न्यूक्लियस जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सही प्रकार से डेवलप नहीं होती है। राइबोसोम की अपन बात करें तो उसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आधार पे अपन जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो अनडेवलप है, यानी वेल डेवलप नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि वो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उनसे अलग होती है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है, या फिर साइटोप्लाज्म का डिफरेंस होता है, या सेल वॉल का, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो अभी अपन ने बात की कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें न्यूक्लियस जो होता है
वो वेल डेवलप नहीं होता है, उसमें जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेस्ट सेल एज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, यानी अपन बात कर रहे थे अभी कि जो दो सेल्स जो होती है उनके बीच में जो मटेरियल है उसका ट्रांसफर किस स्ट्रक्चर के द्वारा हो सकता है, किस प्रकार किस प्रोसेस से होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें प्लाज्मोलेमा के थ्रू नहीं होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो अभी अपन ने बात की कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि एक प्रकार का होल बोल सकते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल जो होती है उसको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोडेस्माटा। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट, rRNA इज सिंथेसाइज्ड बाई। तो rRNA की बात करें, जैसे कि अपन बात करें जो मेन RNA होता है जिसको अपन बोलते हैं राइबोसोमल RNA होता है, और टोटल RNA होता है उसका लगभग 80% होता है। तो वो कहाँ बनता है, तो अपन बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, या न्यूक्लियोलस में बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन इसका राइट आंसर लगा सकते हैं न्यूक्लियोलस जो होता है। और न्यूक्लियोलस जो होता है उसकी जो डिस्कवरी है वो फोंटाना ने की थी, कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दूसरी चीज़ बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, तो अपन बात कर चुके हैं कि लाइसोसोम जो होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सुसाइडल बैग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विथ। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं कि अपन ने डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल लेयर सेल ऑर्गेनल्स होता है, और उसकी जो बाहर की अपन थोड़ा सा देखते हैं, वैसे आपको इतना डिटेल में नहीं देखना है। तो जो इस प्रकार की जो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो एक जो वॉल होती है वो तो इस प्रकार की होती है। दूसरी में अपन बात करें तो उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार की जो फोल्डिंग प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि क्रिस्टी इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको टिपिकल बनाने के लिए उसको घुमा के दिया जाता है। तो क्रिस्टी है वो क्या होती है, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी जो इनर वॉल होती है उसमें कई प्रकार के इस प्रकार के फोल्डिंग्स पाई जाती है, और इन पे F1 कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, F1 कण, जो अपन आगे अपन जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं या अपन जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे उसमें देखेंगे कि F1 कण जो है उनका क्या यूज होता है, उनमें किस प्रकार जो है रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, कई प्रकार की एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और किस प्रकार उनसे ATP है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें द मोस्ट अबंडेड फॉर्म ऑफ आरएनए। अपन ने बात की कि आरएनए बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, और उसमें अपन बात करें राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें लगभग 80% जो है कौन सा होता है, अकेला आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाई। देखिए कई प्रकार के इसमें जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो दिए गए हैं, जिसमें अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। तो इसमें अपन बात करें इसका जो साइंटिस्ट है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे बात करें रॉबर्ट ब्राउन भी नहीं है, फोंटाना किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस है उसकी खोज की है। सिंगरओल निकोलस है, उसने फ्लॉक म्यूजिक दिया है, फ्लॉक म्यूजिक सिद्धांत। और सबसे जो वैलिड है वो कौन सा होता है आपका, यही है, सिंगरओल निकोलस ने दिया हुआ जो सिद्धांत है, कंसेप्ट है फ्लॉक म्यूजिक सिद्धांत। इसमें जो यूनिट मेम्ब्रेन है वो किसने दिया था, डेविड रॉबर्टसन ने। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मिडिल लेमिला। अभी अपन ने बात की कि मिडिल लेमिला होती है, उसमें कई प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उसका क्या फॉर्मेशन होता है कि आपका कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस पैक्टेड है वो क्या बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। दूसरा अपन बात करें जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अपन पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं या उनका रोल पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं आपके एलिमेंट्स, केवल इसको छोड़ के।
तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी पोटेशियम जो होता है वो किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स का कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर जो होता है, और आपका नाइट्रोजन है, प्रोटीन का पार्ट होता है। तो इस प्रकार अपन बात करें जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी रूप में जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं या सेल का कोई जो सिंथेसिस प्रोडक्ट है उसमें क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट का काम करते हैं। पोटेशियम जो होता है किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स या किसी भी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, ये क्या करता है, केवल स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन, यानी ये फ्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इज टेक प्लेस। अब अपन ने बात कर चुके हैं कि जो प्रोटीन के अलावा जो सिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ होता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मूथ रेटिकुलम। ठीक है, तो ये अपन ने बात की कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की। तो इस सब्जेक्ट को आप जितना टिपिकल मानते हैं ये टिपिकल उतना नहीं है। आपको एक एक पार्ट्स मैंने पहले ही बताया था आपको कि पहले सेल वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कीजिए, और इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखिए पहले सेल की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझिए, उसके बाद में जो सेल के ऑर्गेनेल्स जो है उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस में से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये स्ट्रक्चर आपको समझनी है। उसके बाद में उसमें क्वेश्चन आता है कि उसमें कौन सी प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो संभव हो रही है या वहाँ पे किसका सिंथेसिस हो रहा है। इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होगा उसमें जो क्रेब्स साइकिल वगैरह होंगे उसमें क्रिस्टी वगैरह, क्रिस्टी जो होगी वहाँ पे मैट्रिक्स होगा वहाँ पे उसकी साइट होती है। क्लोरोप्लास्ट में अगर अपन बात करें तो स्ट्रोमा होंगे, ग्रेना होंगे। तो यहाँ से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये सब कब आएंगे, जब आपको सबसे पहले बेसिक सेल की स्ट्रक्चर पता होगी और उसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो पता होंगे और उनके फंक्शंस कंप्लीट होंगे। उसके बाद में अपन बात करें जो ब्रीडिंग वाला है वो चैप्टर पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है आपको, तो एक एक टुकड़ों में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी पार्ट है वो कमज़ोर नहीं रहेगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पर्टिकुलर अपन उस चैप्टर पे या उस पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।